हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। उसी का दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, इसी को दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने लगभग जम्मू कश्मीर मुद्दा के बारे में यानी कि जम्मू कश्मीर के बारे में लगभग पढ़ चुके थे और कुछ कुछ दोस्तों पंजाब के बारे में और अलगाववाद के बारे में, इन तीनों के बारे में पढ़ चुके थे। यानी कि जम्मू कश्मीर के बारे में बेसिकली क्या पढ़े थे कि कैसे पाकिस्तान जो है बिना मतलब का बाहरी विवाद बन करके है और आंतरिक विवाद, जैसे कि हम लोगों ने 3-4 चीजों के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो जो भी पार्ट 1 को नहीं देखे हैं प्लीज इसको जाकर के देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते क्या है ये चीज तो आपको समझ में आ गया। यानी कि इसमें हम लोग पढ़ते कश्मीर मुद्दा के बारे में, पंजाब में जो समस्या है उसके बारे में भी हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और एक कुछ आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं यानी कि अलगाववादी आंदोलन हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे आंसू के बारे में, जो आंसू एक आपका यूनियन था उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दोस्तों सेवन सिस्टर स्टेट यानी कि 7 बहनें जो स्टेट है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो 7 आपका राज्य है उसके बारे में। ठीक है, फिर दोस्तों छोटे छोटा जैसे कि गोवा कैसे कैसे आजाद हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। छोटा छोटा पॉइंट आपका, बस आपका जो है ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बस मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं बोलूंगा उसको नोट कर लीजिएगा, बस हो गया और कुछ नहीं, ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। बहुत ही मजेदार और लास्ट आपका बस इसके बाद आपका एक चैप्टर बच जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कल बन रहा था, जैसे कि मैंने कहा था कि 1960 के दशक को हम लोग क्या बोलते हैं, खतरनाक दशक बोलते हैं, और 1980 के दशक को क्या बोलते हैं, स्वायत्तता की मांग के दशक बोलते हैं। ये चीजों को ध्यान रखना है। एक वर्ड आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्वायत्तता का मतलब होता है एक विशेष अधिकार मांगना, एक विशेष अधिकार मांगना, उसी को बोलते हैं स्वायत्तता। ठीक है, और मैंने आपको क्षेत्रीय आकांक्षाएं का भी मतलब समझाया था, जैसे कि क्षेत्रीय विभिन्नता पहले आप समझिए, भाषा के आधार पर कोई अलग होता है, कोई धर्म के आधार पर अलग होता है, कोई जाति के आधार पर अलग होता है। ये दोस्तों हो गया आपका क्षेत्रीय विभिन्नता। ठीक है, और मान लेते हैं आप कोई छोटी जाति है और कोई बड़ी जाति है, तो जो छोटी जाति है वो कोई चीज का मांग करेगा, मतलब क्या हो गया कि वो धर्म के आधार पर छोटी जाति है, धर्म के आधार पर। ठीक है, धर्म जैसे कि कोई दलित है, ठीक है, कोई दलित है और कोई जनरल में है या फिर कोई ओबीसी में है, तो ओबीसी क्या हो गया, वो थोड़ा सा छोटा हो गया। जो ओबीसी छोटा हो गया तो वो कोई चीज का छूट मांगेगा, तो दोस्तों वो हो गया किसके आधार पर, वो हो गया धर्म या फिर जाति या फिर भाषा के आधार पर। बस वही चीज को बोलते हैं दोस्तों क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ठीक है, तो क्षेत्रीय विभिन्नता जो है वो किसी के भी आधार पर हो सकता है, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। लेकिन क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होता है, जब आप मान लेते हैं आप गरीब हैं तो आप कोई चीज को मांगे, जब आप कोई चीज को मांगे तो वो आपका आ गया क्षेत्रीय आकांक्षा में, क्षेत्रीय आकांक्षा में। चीजें आपको समझ में आ गई, चलिए तो बहुत ही बस ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये चीज आपको समझ में आ गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर टोटल 3 राजनीतिक पार्टी थी, एक आपका 3 राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र वहां पर है, एक जम्मू, एक कश्मीर और एक लद्दाख। जम्मू में है, जो जम्मू में क्या क्या है दोस्तों, जम्मू में जम्मू क्षेत्र में पहाड़ी हो गया, तलहटी हो गया और मैदानी हो गया, और यहाँ पर लगभग सभी धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और कई धर्म वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले। वहीं पे अगर कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम रहते हैं और कुछ कुछ हिंदू है यानी कि अल्पसंख्यक में। और लद्दाख की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम और बौद्ध है। ठीक है, तो दोनों है, तो दोनों चीज को आपको ध्यान रखना है। और समस्या की जड़ मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे केंद्र सरकार जो है वहां पर जो है हस्तक्षेप करता था, यानी कि बिना मतलब का दखल देता था और वहां की राजनीति पर दोस्तों बिना मतलब का कुछ से कुछ करता था। इससे क्या हो गया, जो जनता है वो नाराज हो गई और दोस्तों यही जो एक प्रकार का बहुत बड़ा विवाद बन गया। बाहरी विवाद तो मैंने आपको बताया था कि ये भाई पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या वो बाहरी विवाद है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। और दोस्तों जो आंतरिक विवाद है वो भी मैंने आपको बताया था कि कोई कोई लोग चाहते हैं, जो कि क्या चाहते हैं कि 370 को हटा दे, क्योंकि हम लोग ये सिलेबस आपका अभी अपडेट नहीं हुआ है तो हम लोग उसी के अनुसार पढ़ेंगे। अभी तो धारा 370 हट गया है तो अभी तो ये नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये सिलेबस अपडेट नहीं हुआ तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक वर्ग क्या कहता था, दो जो वर्ग शामिल थे आंतरिक विवाद में, बाहरी विवाद तो पाकिस्तान है, आंतरिक विवाद में 2 वर्ग है। एक वर्ग का कहना है कि 370 हटा दो और एक वर्ग का कहना है कि नहीं 370 रखो, लेकिन इसके साथ साथ और भी हम लोगों को अधिकार दो। ठीक है, चलिए तो कल हम लोग ये चीज पढ़ चुके थे, 1948 के बाद की पूरी राजनीति को हम लोग पढ़े थे, कैसे कैसे क्या क्या होता है, सारी चीजों को पढ़े थे। आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज दोस्तों हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले, पंजाब के बारे में। ठीक है, पंजाब जो है कल थोड़ा सा आपको बताए थे, उसमें तो 1-2 पॉइंट बताए थे, जैसे कि एक आपका आ गया था अकाली दल। ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि 1980 में दशक में जो है बहुत बड़े परिवर्तन आया था। ठीक है, 1966 तक इंतजार करना पड़ा था। अब एक एक करके आपको समझाते हैं। देखिए 1980 के दशक में पंजाब में परिवर्तन आए, इसमें कुछ हिस्सों से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जो वो कहां से बनाए गए थे, वो पंजाब से बनाए गए थे। ठीक है, और जैसे कि आपको मालूम है ये जो है आपका आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक कानून लाया गया था कि कोई भी राज्य जो है भाषा के आधार पर राज्य बन सकता है, लेकिन पंजाब को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा था, लगभग 1966 तक इसको इंतजार करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद पंजाबी भाषी प्रांत का निर्माण हुआ। अब अकाली दल क्या है, इसको मैंने भी कल आपको बताया था कि सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में, सिखों की राजनीतिक शाखा यानी कि ब्रांच के रूप में
पंजाब में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ था। ठीक है, अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चलाया। पंजाबी भाषी सूबे समय हुए सिख जो है यहाँ पर बहुसंख्यक हो गए। अब अकाली दल की क्या भूमिका निभाता है, मैंने आपको बताया था कि 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई, यानी कि ये जो अकाली दल थे वो भी अपने पंजाब के लिए एक प्रकार का विशेष अधिकार की मांग उठाया। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी, पार्ट 1 में आप लोग देख लीजिएगा। अब दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग हिंसा का चक्र से पढ़ेंगे। देखिए, उग्रवादियों ने यहां पर तो आपको चीज में समझ आ गई कि कोई अकाली दल था, कोई चरमपंथी था जो कि खालिस्तान बनाने की मांग की, यानी कि यूं अगर कहें तो वो जो है यूं चाहते थे कि या तो स्वतंत्रता की मांग दे दो, या फिर कोई चाहते थे कि नहीं हम लोग एक अलग राज्य बनाएंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर बनाना चाहता था उसी तरीके से ये भी, और ये क्या चाहते थे, खालिस्तान बनाने की वकालत की। ठीक है, अब आगे देखिए हिंसा का चक्र। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखी के तीर्थ स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में परिवर्तित हो गया। यही है आपका हिंसा का चक्र। यानी कि जो उग्रवादी थे वो क्या, उग्रवादी का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको कल बताया था आतंकवादी आप समझ सकते हैं, सिंपल मतलब आतंकवादी। ठीक है, तो आतंकवादी यानी कि उग्रवादी जो थे वो अमृतसर स्थित वहां पर एक सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर थे, वहां पर क्या थे, सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर थे, वहीं पे वो क्या करते हैं अपना मुख्यालय यानी कि अपना ऑफिस बना दिया, और वहीं पे जो मंदिर थे उसको हथियारबंद किले में परिवर्तित कर दिया, यानी कि बदल दिया। अब यहां से दोस्तों आपका जो है सही हिंसा जो है शुरू होती है, यानी कि जो यहीं से जो है मेन समस्या, जो मेन प्रॉब्लम है वो शुरू होती है। अब है आपका VBI ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखिए चीजें को आराम से सुनते जाइए, आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए 1 जून 1984 को भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 1 जून 1984 को किसने, भारत सरकार ने क्या चलाया, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। कब चलाया, 1 जून 1984 को। ठीक है, यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कुट नाम था। ये स्वर्ण मंदिर में जो सैन्य कार्रवाई की गई थी उसका क्या नाम था, कुट नाम था। क्या, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस सैन्य अभियान में दोस्तों सरकार ने उग्रवादियों को सफलतापूर्वक मार भगाया। वहां पर जो उग्रवादियों को ये तो सफलतापूर्वक मार भगाया, लेकिन सैन्य कार्रवाई से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को भारी नुकसान भी पहुंचाया, और इससे सिखों की जो भावना है उसमें बहुत ज्यादा चोट पहुंचे, क्योंकि किसी का भी मंदिर पर, किसी का भी आस्था पर, किसी का भी मस्जिद पर, किसी का भी गिरजाघर पर अगर आप जाकर के कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिक बात है कि उस पर जो है एक प्रकार का अजीब जैसा लगेगा। मान लेते हैं आपका चाहे कोई भी हो, अगर आपके कोई भी धर्म में कोई भी कुछ करे तो आपको किस तरीके से दिक्कत होगा। तो सेम टू सेम दोस्तों इन लोगों की बहुत ज्यादा संकट हुआ, ये लोग भी जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर को भारी नुकसान भी पहुंचाया। इससे क्या हो गया, सिखों की दोस्तों भावना को बहुत ज्यादा चोट पहुंची। ऑब्वियसली बात है पहुंचती ही। भारत तथा भारत से बाहर बसे अधिकतर सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पर हमला माना, और भारत से जो बाहर लोग थे वो क्या कहा कि वो सोचा, मतलब कि वो इस चीज को माना कि हम लोगों पर, हम लोगों का जो आस्था है, जो हम लोगों का मंदिर है, जो हम लोगों का सिखों के जो मानने वाले जो धर्म विश्वास है उस पर क्या हुआ, एक प्रकार का हमला हुआ। चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं इंदिरा गांधी की हत्या, बहुत ही इंपोर्टेंट है। एक एक पॉइंट दोस्तों बहुत ही मजेदार है, बस चैप्टर को सुनते जाइए। देखिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने, यानी कि उन्हीं के जो बॉडीगार्ड थे, उन्हीं ने जो है क्या कर दिया दोस्तों, उसकी हत्या कर दी। तो कब की थी, 31 अक्टूबर 1984 को। 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के आवास में बाहरी उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। किसकी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। ये अंगरक्षक जो है वो क्या थे, सिख थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। ठीक है, ये जो आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार है इसी का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने, सिखों ने जो है प्रधानमंत्री को क्या कर दिया दोस्तों, मार दिया, हत्या कर दिया। कब, 31 अक्टूबर 1984 के दिन। ये भी बिल्कुल गलत था, हिंसा वाला रास्ता ही गलत होता। ठीक है, इससे क्या हो गया दोस्तों, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा जो है वो क्या हो गई, भड़क उठी, जिसमें लगभग 2000 से अधिक सिख जो है वो दिल्ली में मारे गए। 2000 से अधिक। ठीक है, कानपुर, बोकारो और चास जैसे देश के कई जगहों पर सैकड़ों सिख मारे गए। दिल्ली इस हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद में अपने भाषण के दौरान इस रक्तपात पर अफसोस जताया तथा सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से जो है माफी मांगी। कौन, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तो समझ में आ गई आपको। इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में पूछा जाएगा तो आप दे दीजिएगा 31 अक्टूबर 1984 किसके द्वारा, उन्हीं के अंगरक्षकों के द्वारा हत्या की गई थी। वो जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। इससे क्या हो गया, हिंसा बहुत ज्यादा भड़क उठा और 2000 से अधिक सिख जो है वो कहां पर, सिर्फ दिल्ली में मारे गए। और कानपुर, बोकारो और चास जैसे देश में भी कई जगहों पर, देश के कई जगहों पर जो है सैकड़ों सिख मारे गए। ठीक है, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद से अपना भाषण के दौरान इस रक्तपात पर जो अफसोस जताया तथा सिख विरोधी हिंसा के लिए भी वो माफी मांगे। अब देखते हैं शांति की तरफ, यानी कि लोग कैसे कैसे शांति की तरफ जाते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, पंजाब समझौता,
राजीव गांधी लोगोवाल समझौता। राजीव गांधी लोगोवाल समझौता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंजाब समझौता बोलते हैं, इसको समझते हैं। देखिए 1984 के चुनाव के बाद सत्ता में आने के बाद राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत करना शुरू किया। ठीक है, तो कब किया था? 1984 के चुनाव के बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री बना, फिर वो जो है राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत करना शुरू किया। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष, जिसका नाम था हरचंद सिंह लोगोवाल के साथ 1985 के जुलाई में एक समझौता हुआ, जिसे पंजाब समझौता कहते हैं। ठीक है, तो राजीव गांधी लोगोवाल समझौता बोल सकते हैं या फिर पंजाब समझौता। कब हुआ था? 1985 के जुलाई महीने में एक समझौता हुआ था। किसके बीच हुआ था? राजीव गांधी के बीच। ठीक है, जी हाँ, राजीव गांधी के बीच और हरचंद सिंह लोगोवाल के बीच, हरचंद सिंह लोगोवाल के बीच उस समझौता का नाम रखा गया पंजाब समझौता। ठीक, अब देखते हैं पंजाब समझौता की क्या क्या शर्तें थी, इसको आप लोग देखिए, फिर परिणाम देखेंगे, फिर दोस्तों जो है ये आपका समाप्त होगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं पंजाब की समझौता की शर्तें। देखिए चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया गया, चंडीगढ़ जो किसको दे दिया गया? पंजाब को दे दिया जाएगा। और पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी। यह आपका पहला शर्त थी। दूसरा शर्त ट्रिब्यूनल व मुआवजा, ट्रिब्यूनल या मुआवजा। पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे, रावी नदी आपको मालूम है ना, रावी हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बैठाया जाएगा। एक क्या बैठाया जाएगा? ट्रिब्यूनल। ठीक है, इस समझौते के अंतर्गत सरकार पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने पर राजी हुई। ठीक है, तीसरा आपका सुरक्षा बल अधिनियम। समझौते में पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की बात पर सहमति हुई। ठीक है, तो जो अधिनियम थे, जो सुरक्षा बल अधिनियम थे, उसको वापस लेने की बात पर क्या हुई? सहमति हुई। तो ये आपके पंजाब समझौते के टोटल 3 शर्तें थी, जो कि मैंने आपको बताया। अब आगे देखिए परिणाम। देखिए समझौते के बावजूद पंजाब में अमन शांति बहाल नहीं हुई। हिंसा का चक्र लगभग 1 दशक तक चलता रहा। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए तो केवल 24% मतदाता जो है वो वोट डालने के लिए आए। समझ रहे हैं? तो समझौता तो हुआ, लेकिन समझौते के बाद भी पंजाब में अमन शांति जो है कहीं भी बहाल नहीं हुई। हिंसा का चित्र लगभग 1 दशक तक, यानी कि टोटल 1 दशक का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर दशक हो रहा है, यहाँ पर वो आपको नहीं बोला। ठीक है, तो 1 दशक तक दोस्तों ये जो है चलता रहा, यानी कि टोटल 10 साल तक ये चलता रहा है। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू लगाना पड़ा। ठीक है, केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू करना पड़ा। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए तो केवल 24% मतदाता वोट डालने के लिए आए थे। 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई। 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में, यानी कि लगभग 1995 में वहां पर क्या हुआ? शांति बहाल हुई। 1997 में अकाली दल यानी कि जो बादल और भाजपा के गठबंधन को बड़ी विजय मिली और उग्रवाद की समाप्ति के बाद के दौर पर यह पंजाब का पहला चुनाव था। ठीक है, तो उग्रवाद की जो समाप्ति थी, यानी कि उग्रवाद के खत्म होने के बाद ये जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं कि पंजाब का पहला चुनाव था। तो 1997 में अकाली दल और कौन? भाजपा, इन दोनों का जो है गठबंधन को विजय मिला था। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो चीजें आपको समझ में आ गई, परिणाम आपको समझ में आ गई। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ और क्या क्या शर्त हुई और क्या क्या दोस्तों हिंसा का मैन रहा कि ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार बिना मतलब का उग्रवादी जो है वो क्या किया था? उग्रवादी बिना मतलब का उन लोगों का जो आस्था है स्वर्ण मंदिर है उन पर जाके कब्जा कर लिया, मुख्यालय बना दिया और वहां पर हथियारबंद किला में परिवर्तित कर दिया उसको। इसी के कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार निकाला। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार जो निकाला तो उसमें क्या किया? उन लोगों को तो भगाया, लेकिन दोस्तों वहां पर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। इससे क्या हो गया कि वहां के जो सिख थे उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। उसको एक प्रकार का बोल सकते हैं कि उसको लगा कि हमारा जो धर्म विश्वास है उस पर हमला किया गया। बस इसी क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को मार दिया। उसके जो अंगरक्षक, क्योंकि वो सिख थे, ठीक है, तो उसके जो अंगरक्षक थे उसको क्या किया? मार दिया। किसको? इंदिरा गांधी को। कब मारा? 31 अक्टूबर 1984 के दिन। ठीक है, उन्हीं के अंगरक्षक ने जो उनकी हत्या कर दी। अब दोस्तों जो हत्या किया उसके बाद लोग भड़क गए। प्रधानमंत्री को मारना कोई छोटी बात या फिर मतलब कोई छोटी बात थोड़ी है। ठीक है, तो लोग भड़क गए। उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे सिखों को जो है मार गिराया। 2000 से अधिक लोग तो सिर्फ दिल्ली में मारे गए और भी बहुत सारे जगहों पर सैकड़ों सिख मारे गए। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य के बारे में, जो कि आपकी बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है। बस मेरी बातों को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में टोटल 7 राज्य आते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? 7 बहन बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, 7 बहन बोलते हैं या फिर 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं। तो टोटल 7 राज्य आते हैं किधर? पूर्वोत्तर, यानी कि पूरब की तरफ और उत्तर की तरफ। ठीक है, देखिए एक आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसका राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर। असम की राजधानी है दिसपुर। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल। त्रिपुरा की राजधानी है अगारतला। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ठीक है, तो टोटल आपको रखना है कि एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक आपका असम हो गया, एक आपका शिलोंग हो गया, एक आपका
नहीं, एक आपका मेघालय हो गया, ठीक है, एक आपका शिलोंग हो गया, एक आपका त्रिपुरा हो गया, एक आपका मिजोरम हो गया, एक आपका नागालैंड हो गया। ये 7 राज्य आते हैं, ठीक है, ये 7 राज्य आते हैं, इसी को 7 बहनें बोला जाता है। इसमें यानी कि जो क्षेत्र है, जो 7 जो राज्य है, यहाँ पर कुल देश का 4% आबादी जो है निवास करता है। टोटल 4% आबादी जो है इस देश पर, इस राज्य पर, यानी कि इन 7 राज्य पर जो है निवास करता है। लेकिन भारत के कुल क्षेत्रफल में पूर्वोत्तर के हिस्से को देखते हुए यह आबादी दोगुनी कही जाएगी। यानी कि जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, तो अगर कुल क्षेत्र को देखेंगे तो लगभग दोगुनी कही जाएगी। यानी कि जो आबादी है वो क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, दोगुनी है। 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी सारधरी इस इलाके को शेष भारत से जोड़ती है। यानी कि जब आप मैप देखेंगे, अगर ऐसे करके मैप आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना के दिखाता हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आए। देखिए कुछ इस प्रकार मैप है, ठीक है, इस प्रकार मैप है, इस प्रकार आपका इस प्रकार है, यानी कि इस प्रकार यहाँ पर है। तो दोस्तों ये जो दूरी है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका बंगाल हो गया, यहाँ पर आपका बिहार हो गया, इधर उत्तर प्रदेश हो गया, इधर आपका नेपाल हो गया, इधर आपका झारखंड हो गया, ठीक है, इधर आपका राजस्थान वगैरह, जम्मू कश्मीर वगैरह इधर है। तो यहाँ पर जो आपका दोस्तों ये जो दूरी है, ये दूरी है, यहाँ पर आपका भूटान है। तो दोस्तों ये जो दूरी है, ये दूरी का कितना किलोमीटर है, ये आपका 22 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 22 किलोमीटर। तो वही चीज यहाँ पर आपको कह रहा है कि तथा हाँ मतलब यहाँ पर है, ठीक है, यह आबादी दोगुनी कही जाएगी और 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी राहदारी इस इलाके को जो है शेष भारत से जोड़ती है। टोटल 22 किलोमीटर, सिर्फ 22 किलोमीटर, ठीक है। तथा यह इलाका दोस्तों भारत के लिए एक तरह से दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग रियासत थे। आजादी के बाद भारत संघ में इनका विलय हुआ। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में राज्य बनाया गया, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। तो सभी चीजों आपको ध्यान रखना, तो ध्यान से देखिएगा। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का जो है खासी पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, और पहले अलग अलग रियासत वहां पर थे। आजादी के बाद जो है भारत संघ में इनका विलय हुआ। नागालैंड को कब राज्य बनाया गया, 1963 में, और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में, और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में। तो यहाँ पर सबका आप लोग देख लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्वायत्तता की मांग, आखिर ये लोग जो है कौन से स्वायत्तता की यानी कि कौन से अधिकार की मांग करते थे, इसको देखते हैं। देखिए आजादी के समय मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ पूर्वोत्तर का पूरा इलाका जो है असम कहलाता था। यानी कि आजादी के समय एक हम लोग अगर मणिपुर को और त्रिपुरा को छोड़ देंगे तो उस समय जो भी पूर्वोत्तर का इलाका था उसको क्या बोलते थे, असम बोलता था, यानी कि उस समय वो असम कहलाता था। गैर असमी लोगों को जब अनुभव हुआ कि असम की सरकार उन पर असमी भाषा थोप रही है, यानी कि बेदा मतलब का उसको कह रहा है कि आप भी असम भाषा बोलो, तो दोस्तों इस इलाके से राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठी। यानी कि इन इलाके पर भी आप राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठी। इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन, क्या है, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया, जो कि 1960 में कहीं ज्यादा व्यापक ऑल पार्टी हिल कॉन्फ्रेंस में बदल गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये लोग जो है कौन, जो कि असम भाषा को नहीं बोलना चाहते थे, तो उन लोगों ने दोस्तों राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठाई और उन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया, जो कि 1960 के दशक में दोस्तों कहीं ज्यादा व्यापक हो गया, बहुत बड़ा बना और ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में बदल गया। इन नेताओं की मांग थी कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए और आखिरकार केंद्र सरकार ने अलग थलग समय पर असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया, ठीक है। और केंद्र सरकार ने इन्हीं चीजों को लेकर के मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया। असम के बोडो, कर्बी और दिमसा जैसे समुदाय ने अपने लिए अलग राज्य की मांग की, पर कर्बी और दिमसा समुदाय को जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई, जबकि बोडो जनजाति को हाल ही में स्वायत्तता परिषद का दर्जा दिया गया है, हाल ही में, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं दोस्तों अलगाववादी आंदोलन, उसके बाद मिजो नेशनल करंट, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। देखिए अलगाववादी आंदोलन, देश के नेतृत्व को पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में अलगाववादी मांग का लंबे समय तक सामना करना पड़ा। आजादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्रों को असम के भीतर ही एक स्वायत्तता जिला बना दिया गया था। कुछ मिजो लोगों को मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे, इसलिए भारत संघ से उनका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो अलगाववादी आंदोलन में देश के नेतृत्व को पूर्वोत्तर 2 राज्यों में क्या हुआ, अलगाववादी मांग का लंबे समय तक सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन लोगों का ऐसा कहना था कि जब ब्रिटिश यहाँ पर शासन करता था उस समय भी ये जो क्षेत्र है वो किसके साथ, ब्रिटिश इंडिया के साथ नहीं था, यानी कि यहाँ पर कोई भी अंग्रेज राज नहीं करता था, इसलिए भारत का यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। मिजो लोगों का मानना था, किसके, कुछ मिजो लोगों का, ठीक है। आगे देखिए मिजो नेशनल फ्रंट 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ा। असम की सरकार इस अकाल में समुचित प्रबंध करने में नाकाम रही। इसी के बाद अलगाववादी आंदोलन को जन समर्थन मिलना शुरू हुआ। मिजो लोगों ने गुस्से में आकर
लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया। ठीक है, तो मिजो लोगों ने क्या बनाया, गुस्से में आकर के लाल डेंगा के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया। ठीक है, अब आगे देखिए 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आजादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू किया। इस तरह भारतीय सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच 2 दशक चली लड़ाई की शुरुआत हुई। ठीक है, भारतीय सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच 2 दशक चली लड़ाई की शुरुआत हुई। मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध किया। तो गुरिल्ला युद्ध किसने किया, क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो दोस्तों मिजो नेशनल फ्रंट ने किस गुरिल्ला युद्ध किया। ठीक है, उसे पाकिस्तान की सरकार ने समर्थन भी दिया था और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए। भारतीय सेना ने विद्रोही गतिविधियों को दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। सेना के इस कदम से स्थानीय लोगों में क्रोध और अलगाव की भावना और तेज हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका मिजो नेशनल करंट, मिजो नेशनल फ्रंट, सॉरी फ्रंट होगा, बार बार मैं करंट क्यों बोल रहा हूं। अब देखते हैं मिजोरम राज्य की मांग, इस चीज को आप लोग समझिए। तो यहां से आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला कि मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध किया। ठीक है, और उसे पाकिस्तान की स्वीकार ने समर्थन दिया था और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए। भारतीय सेना ने विद्रोही गतिविधियों को दबाने के लिए, किसको, भारतीय सेना ने विद्रोही गतिविधियों को दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। सेना के इस कदम से स्थानीय लोगों में कुछ गुस्सा यानी कि क्रोध और अलगाव की भावना और तेज हुई। ठीक है, अब आगे देखिए, तो ये चीज को ध्यान रखना, 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आजादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू किया था। ये सभी चीजों को एक एक करके ध्यान रखेंगे। अब देखिए मिजोरम राज्य की मांग, देखिए पाकिस्तान में निर्वाचित जीवन जी रहे लाल डेंगा भारत आए और उन्होंने भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू की। राजीव गांधी ने इस बातचीत को एक सकारात्मक समाधान तक पहुंचाया। 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच एक शांति समझौता हुआ। किसके बीच, 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच एक शांति समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, कब, 1986 में, और उसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने पर राजी हो गया। लाल डेंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री बने। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है और उसने कला, साहित्य तथा विकास की दिशा में अच्छी प्रगति की है। ठीक है, ये जो मिजो नेशनल फ्रंट है अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने पर राजी हो गया, इसी को लेकर के जब उसको विशेष अधिकार दिया गया, किसको, मिजोरम को। ये जो मिजो नेशनल फ्रंट थे वो अलगाववादी संघर्ष को इसके कारण छोड़ दिया और लाल डेंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री बन गया। कौन, लाल डेंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाल डेंगा वो क्या बनेगा, मिजोरम के मुख्यमंत्री। और आज जो मिजोरम है वो पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है। वहां पर जो कला है, जो आर्ट है, जो साहित्य और विकास है, सभी चीज जो है वहां पर बहुत अच्छी प्रगति पर है। चीजें आपको समझ में आ गई, मिजोरम राज्य की मांग कैसे कैसे हुआ। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ मिजो नेशनल फ्रंट वगैरह में, सब कुछ हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं नागालैंड के बारे में। देखिए नागालैंड की कहानी भी मिजोरम की तरह ही है, लेकिन नागालैंड का अलगाववादी आंदोलन ज्यादा पुराना है। ठीक है, नागालैंड की जो कहानी है दोस्तों वो भी बिल्कुल मिजोरम की तरह है, लेकिन नागालैंड का जो अलगाववादी आंदोलन है वो क्या है, ज्यादा पुराना है। देखिए अभी इसका मिजोरम की तरह अच्छा हल नहीं निकल पाया है। अंगनी जापू फिजो के नेतृत्व में नागा लोगों का एक समूह ने 1951 में अपने को भारत से आजाद घोषित कर दिया था। फिजो ने बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हिंसक विद्रोह के एक दौर के बाद नागा लोगों के एक तबके ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत किया, लेकिन अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते को नहीं माना। नागालैंड की समस्या का समाधान होना अभी भी बाकी है। ये जो नागालैंड की समस्या है वो अभी भी बाकी है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग तो बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आंसू के बारे में, यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जो कि बहुत VBI है। सबसे पहले देखते हैं बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। देखिए 1579 से लेकर के 1985 तक चला असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलन का उदाहरण है। असमी लोगों को संदेह था कि बांग्लादेश से आकर बहुत सी मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है। ये किसको संदेह था? ये था आपका असम के लोगों को ऐसा संदेह था, ऐसा शक था कि बांग्लादेश से बहुत सारे मुस्लिम आकर के असम में बसी हुई है। लोगों के मन में यह भावना घर कर गई थी कि इन विदेशी लोगों को पहचान कर उन्हें अपने देश से नहीं भेजा गया तो स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएंगी, यानी कि जो वहां पर असमी जनता है वो क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे अगर इन लोगों को, यानी कि जो बांग्लादेश से आए हुए थे उस समय, जो पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए थे, उन लोगों को नहीं भगाया तो। ठीक है, यहाँ पर यही चीज यहाँ पर कही जा रही है। ऐसा उन लोगों को शक था, संदेह था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, अब देखिए आंसू के बारे में, यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बारे में। देखिए 1579 में आंसू ने विदेशियों के खिलाफ किसने? आंसू ने विदेशियों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया। आंसू एक छात्र संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। तो ध्यान रखिएगा 1579 में किसने? आंसू ने विदेशियों के खिलाफ जो है एक आंदोलन चलाया था। आंसू जो एक छात्र संगठन था, इसका जो जुड़ाव है कोई भी राजनीतिक दल से नहीं था। ठीक, देखिए
आंसू का आंदोलन अवैध अप्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। तो इन लोगों का जो आंदोलन था वो किस आधार पर था? जो अवैध अप्रवासी थे, जो बंगाली थे, जो और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। समझ गए? यानी कि बिना मतलब का किसी का भी नाम दर्ज कर दिया, चाहे वो अवैध हो, चाहे वो बंगाली हो, या फिर जो अप्रवासी हो, चाहे वो बाहरी से हो, उन लोगों का नाम जो है मतदाता सूची में नाम दर्ज कर दिया गया। बस इसी के खिलाफ जो है आंसू जो है यानी कि एक छात्र संगठन बनाया गया था। आंसू एक छात्र संगठन था, ठीक है, और इसका जुड़ाव जो है कोई भी राजनीतिक पार्टी से, कोई भी राजनीतिक दल से नहीं था। अब आंसू की मांग क्या क्या थी इसको समझते हैं। देखिए, आंसू आंदोलन की मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन प्राप्त था, ठीक है। ये जो आंदोलन थी इसको यानी कि इसकी जो मांग थी इसको पूरे तरीके से पूरे असम वाले जो है इस चीज का समर्थन करते थे कि जो भी 1951 के बाद आया है, असम में आया है, उन्हें असम से बाहर भेजा जाए, ठीक है। अब देखते हैं आंसू का आंदोलन। देखिए, आंसू का आंदोलन के दौरान हिंसक और त्रासद घटनाएं भी हुई थी। बहुत से लोग मारे गए तथा धन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों की आवाजाही तथा बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखानों के तेल आपूर्ति रोकने की भी कोशिश की गई थी, ठीक है। तो आंसू का जो आंदोलन है वो क्या हो गया? हिंसक और त्रासद घटनाएं हुई, ठीक है। बहुत से लोग जो मारे भी गए थे, धन संपत्ति की बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था, और आंदोलन के दौरान जो रेलगाड़ी थी उनकी आवाजाही पर बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल आपूर्ति रोकने की कोशिश भी की गई थी इस आंदोलन में, ठीक है। अब आंसू के साथ समझौता देखते हैं। 6 वर्ष की लगातार अस्थिरता के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आंसू के नेताओं से बातचीत शुरू की, टोटल 6 वर्ष के बाद, ठीक है। और 1985 में एक समझौता हुआ। समझौते में तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान, बांग्लादेश से जब युद्ध हो रही थी 1971 में, ठीक है, तो उस युद्ध के दौरान जो भी समझौते यानी कि उस युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के सालों में असम आए हैं उन्हें पहचान की जाएगी तथा उन्हें वापस भेजा जाएगा। इस चीज पर जो है वो सहमत हुए, ठीक है। अब देखते हैं असम गण परिषद के बारे में। देखिए, आंसू का आंदोलन सफल होने के बाद आंसू और असम गण संग्राम परिषद ने साथ मिलकर अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया। इस पार्टी का नाम असम गण परिषद रखा गया। असम गण परिषद 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आई थी कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। तो चीजें आपको ध्यान रखना है कि आंसू का आंदोलन सफल होने के बाद आंसू और असम गण संग्राम परिषद ने एक मिलकर के एक पार्टी, एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी का एक प्रकार का संगठन किया, उद्घाटन किया। वो पार्टी का नाम क्या रखा? असम गण परिषद, असम गण परिषद, ठीक है। दो मिलकर के, कौन कौन? आंसू और असम तथा संग्राम, असम गण संग्राम, ये दोनों मिलकर के जो है इस चीज का, ये पार्टी का निर्माण किए थे। असम गण परिषद जो है 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आया था कि लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। ये उन लोगों ने वादा किया था, यानी कि वो पार्टी जो है वादा किया था। यह समस्या त्रिपुरा में ज्यादा गंभीर है क्योंकि यहाँ के मूल निवासी खुद अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए हैं। मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के लोगों में भी इसी डर के कारण चकमा शरणार्थियों को लेकर गुस्सा है, ठीक है। तो मिजोरम हो गया और एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। इन्हीं चीजों को लेकर के उन लोगों के दिमाग में डर सा बसा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं सिक्किम का विलय के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिए। अब देखते हैं दोस्तों सिक्किम का विलय के बारे में, ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है नॉलेज की दृष्टि से और एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा असम के बारे में, देखा हम लोगों ने, ठीक है, आंसू के समझौता के बारे में, असम गण परिषद के बारे में देखा, किस तरीके से वहां पर जो है क्या क्या हुई, कैसे कैसे वहां पर क्षेत्रीय पार्टी बनी। अब देखते हैं दोस्तों सिक्किम का विलय के बारे में। देखिए, आजादी के समय सिक्किम को भारत की शरण गति प्राप्त थी, ठीक है। तो आजादी के समय सिक्किम को जो है भारत की शरण गति प्राप्त थी। इसका अर्थ यह है कि तब सिक्किम भारत का अंग तो नहीं था, परंतु वो पूरी तरह संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। सिक्किम की रक्षा और विदेशी मामलों का जिम्मा जो है वो भारत सरकार का था शुरुआत में, ठीक है। जबकि सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहाँ के राजा चोग्याल के हाथों में था। यानी कि जैसे कश्मीर में था, जब पाकिस्तान उस पर हमला किया तभी तो वो आकर के भारत के साथ मिला। तो सेम टू सेम दोस्तों उसी तरीके से यानी सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ था। यानी कि सिक्किम की जो रक्षा है और विदेशी मामलों का जो जिम्मा है वो सिर्फ भारत सरकार का था, लेकिन सिक्किम की जो आंतरिक प्रशासन की जो बागडोर है वो यहाँ के राजा, जिसका नाम क्या है? चोग्याल, ठीक है, वहां के राजा जो कि चोग्याल, उसी के हाथों में थी। यह व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पाई क्योंकि सिक्किम के राजा स्थानीय जनता की लोकतांत्रिक मांगों के आगे टिक नहीं पाया। यानी कि जो वो लोग मांग करते थे उसके आगे जो है सिक्किम के राजा जो है चोग्याल वो टिक नहीं पाया, ठीक है। सिक्किम की आबादी में एक बड़ा समूह नेपोलियन का था, एक बड़ा समूह जो है नेपालियों का था। किसका? नेपालियों का था। यहाँ पर सिक्किम में एक बहुत बड़ा आबादी जो था वो किसका था? नेपालियों का था।
नेपाली जो है वो मूल की जनता के मन में यह भाव घर कर गया कि चोग्याल अल्पसंख्यक लेपचा भूटिया के एक छोटे से अभिजन तबके का शासन उन पर लाद रहा है। चोग्याल विरोधी दोनों समुदाय के नेताओं ने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार का समर्थन हासिल किया। ठीक है, आगे देखेंगे जब हम लोग तो सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव जो है 1974 में हुआ था। ठीक है, तो सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक जो चुनाव वो कब हुआ था? 1974 में हुआ था और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली। यह पार्टी सिक्किम को भारत के साथ जोड़ने के पक्ष में थी। सिक्किम विधानसभा ने पहले भारत के सह प्रांत बनने की कोशिश की और इसके बाद 1975 के अप्रैल में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में भारत के साथ सिक्किम के पूर्ण विलय की बात कही गई थी, यानी कि भारत के साथ जो सिक्किम है पूरी तरीके से मिल जाए वो जो है बात इस प्रस्ताव में लिखी गई थी। ठीक है, इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया, यानी कि लोगों का राय पूछा गया, लोगों का वोट करवाया गया। ठीक है, और जनमत संग्रह में जनता ने विधानसभा के फैसले को अपने हित के लिए सही बताया। भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को तत्काल मान लिया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि सिक्किम जो है कौन सा राज्य है, 22वां राज्य है, और कभी कभी क्वेश्चन पूछता 29वां राज्य, तो दोस्तों वो आपका तेलंगाना है। अभी प्रेजेंट में टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल जो राज्य है अभी 28 है। चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सिक्किम जो है दोस्तों 22वां राज्य बन गया। चोग्याल ने इस फैसले को नहीं माना और उसके समर्थकों ने भारत सरकार पर साजिश रचने तथा बल प्रयोग करने का आरोप लगाया, लेकिन भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का जबरदस्त समर्थन प्राप्त था। इस कारण यह मामला सिक्किम की राजनीति में कोई विभेदकारी मुद्दा ना बन सका। स्पेन में बास्क लोगों और श्रीलंका में तमिलों ने अलगाववादी की मांग की। स्पेन में बास्क लोगों और श्रीलंका में तमिलों ने अलगाववादी की मांग की। ठीक है, अब देखते दोस्तों गोवा की मुक्ति, उसके बाद जो है आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे, उसके बाद चैप्टर जो है आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, देखते बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चैप्टर है आपका। देखिए 1947 में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य जो है वो समाप्त हो गया था, किंतु पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीप से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया। तो ये चीज तो हम लोग को मालूम है कि 1947 में हम लोग आजाद हो गए। ठीक है, अंग्रेजी जो साम्राज्य है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन पुर्तगाल जो है वो गोवा पर दमन और दीप, गोवा, दमन और दीप, इन तीनों जगह पर जो है शासन हटाने से वो क्या कर दिया? इनकार कर दिया। यह क्षेत्र 16वीं सदी से ही औपनिवेशिक शासन में था। 16वीं सदी से ही वो क्या था? औपनिवेशिक शासन में था। अपने लंबे शासनकाल में पुर्तगाल ने गोवा की जनता का दमन किया। उसने यहाँ के लोगों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा और बलात् धर्म परिवर्तन करवाया। ठीक है, आजादी के बाद भारत सरकार ने बड़े धैर्यपूर्वक पुर्तगाल को गोवा से अपना शासन हटाने के लिए राजी करने की कोशिश की। ठीक है, तो आजादी के बाद जो भारत सरकार थे वो धैर्यपूर्वक यानी कि आराम से धीरज पूर्वक पुर्तगाल को गोवा से अपना शासन हटाने के लिए क्या किया? राजी किया, यानी कि राजी करने का कोशिश किया। गोवा में आजादी के लिए एक मजबूत जन आंदोलन चला। इस आंदोलन को महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों ने बल प्रदान किया, यानी कि जो महाराष्ट्र के जो समाजवादी सत्याग्रह थे वो क्या किया? बल प्रदान किया इस आंदोलन को। ठीक है, अंततः दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेजी। 2 दिन की कार्रवाई में भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त करा दिया। गोवा, दमन और दीप संघ शासित प्रदेश जो है वो क्या हो गए दोस्तों? वो आपके आजाद हो गए। तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेजी थी। कब? दिसंबर 1961 में। चीजें आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए, महाराष्ट्र व्यापी गोमांतक पार्टी के नेतृत्व में एक तबके ने मांग रखी कि गोवा को महाराष्ट्र में मिला दिया जाए। ठीक है, एक तबका क्या मांग रखा कि गोवा को जो है महाराष्ट्र से मिला दिया जाए, क्योंकि यह मराठी भाषी से यानी कि यह मराठी भाषी क्षेत्र है। आखिरकार बहुत से गोवावासी जो है वो गोवानिक पहचान और संस्कृति की स्वतंत्र अहमियत बनाए रखना चाहते थे। कोंकणी भाषा के लिए भी इनके मन में आग्रह था। इस तबके का नेतृत्व जो है यूनाइटेड गोवन पार्टी, जिसको बोलते हैं यूजीपी, यूनाइटेड गोवन पार्टी, यू से यूनाइटेड, जी से गोवन और पी से पार्टी। ठीक है, इसने किया था। तो इस तबके का जो नेतृत्व वो कौन किया था? यूजीपी ने किया था। यूजीपी ने यानी कि यूनाइटेड गोवन पार्टी ने, यानी कि कोंकणी भाषा के लिए भी जो है इनके मन में आग्रह था, यानी कि ये चाहते थे कि जो कोंकणी भाषा बोलने वाले लोग हैं यानी कि उन्हीं के आधार पर ये राज्य बने। तो इसका जो नेतृत्व वो कौन कर रहा था? यूजीपी कर रहा था। 1967 के जनवरी में केंद्र सरकार ने गोवा में एक विशेष जनमत सर्वेक्षण करवाया। इसमें गोवा के लोगों से पूछा गया कि क्या आप लोग महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं अथवा अलग बने रहना चाहते हैं।
इस मसले पर सरकार ने जनता को इच्छा को जानने के लिए जनमत संग्रह जैसी प्रक्रिया अपनाई थी। अधिकतर लोगों ने महाराष्ट्र से अलग रहने में पक्ष में मत डाला। इस तरह गोवा दोस्तों वो संघ शासित प्रदेश बना रहा। अंततः 1987 में गोवा जो है भारत संघ का एक राज्य बना। ठीक है, तो भारत संघ का राज्य कब बना था? 1987 में बना था। गोवा जो है भारत संघ का राज्य 1987 में बना था और जनमत संग्रह हुआ था, तो जो है जनमत संग्रह की बातें मानी गई और जो है एक अलग राज्य बन गया। कब? 1967 में। तो दोस्तों ये जो है आपके चैप्टर समाप्त हो गई। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए एक बार जम करके कर देंगे, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि वो इस चीज का फायदा उठा पाए, और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर देंगे। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपका एक चैप्टर बच गया चैप्टर 9। बस उसको खत्म करने के बाद आपका जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोई भी चैप्टर अगर आपके पास छूटा हुआ है तो आप जाइए चैनल का प्लेलिस्ट पे, वहां से आप आराम से सभी वीडियो को देख सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।